माई स्कूल लव डायरीज एपिसोड 4। ये तीनों इतने अच्छे हैं, ये देख दिव्या के होठों पर मुस्कान छा जाता है और उसे इन तीनों की दोस्ती देख उसका भी मन कर रहा था कि वो भी तीनों से दोस्ती करे। पर उसकी माँ को पता चल गया तो ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था और इस ख्याल की वजह से वो बस अभी उन तीनों के साथ स्कूल से बाहर जाने लगती है। कुछ वक्त के बाद सभी अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाते हैं जैसे उन्होंने सोचा था। कायरा की मम्मा रोशनी जैसे ही कायरा घर के अंदर आती है, रोशनी जो खुद कुछ वक्त पहले पहुंची थी, वो गुस्से में अपनी बेटी पर भड़क उठती है। तुम्हें आज ही मैंने कहा था ना, कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए। इस बात को सुन रोंदू सा शकल बना कायरा कहती है, हम तीनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस टीचर और अयांश की है। अगर टीचर स्टूडेंट के बीच पार्शलिटी नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस बात को सुन गुस्से में रोशनी कुछ कहती कि तभी कायरा के पिता अभिमान कह पड़ते हैं, रोशनी क्या कर रही हो तुम? बच्ची है, जो देखेगी उस पर ही रिएक्ट करेगी ना। उसके पिता को अपने लिए बोलता सुन कायरा खुश थी। तभी कायरा का भाई अपने रूम से बाहर आता है। रोहन, उससे भी सब पता चल गया था तो वो कह पड़ता है, कायरा कभी कभी सही गलत नहीं, आगे के इंसान को भी देख लेना चाहिए, वो है कौन। सबसे हम उलझ नहीं सकते हैं, अगर ऐसा करने जाएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। ये बात रूहानी को भी समझा देना। अपने भाई की बात को सुन इस वक्त के लिए एक अच्छी बहन, एक प्यारी बेटी का एक्ट करते हुए कायरा कहती है, ओके भैया और मम्मी, अब मैं पक्का कोई कंप्लेन नहीं आने दूंगी, अब मैं चेंज करने जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। अपनी बेटी के जाते ही रोशनी कह पड़ती है, मुझे तो इस लड़की के बातों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, फिर कुछ ना कुछ कांड ज़रूर करेगी। तभी अभिमान कहते हैं, रोशनी हमारी बेटी कोई कांड नहीं करती है, कोई भी उसके जगह होता तो वैसा ही करता। ये बच्चियां हैं, इतनी समझदार नहीं है, बस सही गलत देखती है। अपने पति की बातों को सुन वो अपने पति के बगल में जा बैठ कहती है, मैं अयांश की टीचर रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ वो बच्चा कैसा है और मैं ये नहीं बोल सकती हूँ पूरी गलती उसकी है। पहले वो बहुत पोलाइट और पंचुअल था, पर जब से उसकी माँ का डेथ हुआ है तब से वो पूरा बदल गया है। रोशनी के बातों को सुन उसका बेटा रोहन कहता है, मम्मा आप फिक्र मत करिए, कायरा और उसकी दोस्त अब नहीं उलझेंगी, मैं उसे और उसके दोस्तों को भी समझा दूंगा। अपने बेटे के बातों को सुन रोशनी को थोड़ा राहत मिलता है। वहीं दूसरी ओर पीहू के परिवार में अब तक उसके माता पिता को नहीं पता था। ये बात जिसे पता था वो था पीहू का बड़ा भाई कुणाल, और वो भी अभी एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में बैठा हुआ था। उसे जब अपनी बहन के बारे में पता चलता है तो कुणाल बगल में बैठी लड़की से कहता है, इन तीनों को उलझने के लिए अयांश ओबराय ही मिला था। जब कुणाल ये बात कहता है तो उसके बगल में बैठी खूबसूरत लड़की मुस्कुराकर कहती है, कुणाल सारी गलती मेरे भाई की है, साहिल वही था, उसे उलझने ही नहीं देना चाहिए था। अब जो हुआ जाने दो, मैं अयांश से बात करके देखूंगी। अयांश बहुत अच्छा है, बस अभी उसका कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है, नहीं तो वो कभी किसी से बहस नहीं करता है। इस बातों को सुन कुणाल कहता है, हाँ साई साहब मुझे पता है, वैसे ये सब जाने दो, ये बताओ तुम सोची क्या हो, क्या अब हमें अपने फैमिली से बात कर लेना चाहिए? इस बात को सुन साइसा के गाल हल्के लाल हो जाते हैं और वो मुस्कुरा कर कहती है, हाँ कर तो लेना चाहिए, पर क्यों ना हम ये बात दादाजी के बर्थडे पर करें, वैसे भी हम दोनों के फैमिली वाले हमेशा से यही चाहते थे। इस बात को सुन कुणाल के होठों पर भी मुस्कान आ जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। रात का वक्त हो चुका था। रूहानी की माँ ने रूहानी को बहुत डांटा था तो वो पूरा दिन रूम में बैठी पेंटिंग कर रही होती है।
रूहानी पेंटिंग में बहुत अच्छी थी। आज उसे डांट मिला तो पूरे दिन अपने रूम में बैठे वो बोर्ड पर पेंटिंग ड्रॉ कर रही थी, जिसमें एक लड़की जो उदास पहाड़ों के पास बैठी बहते झरने को देख रही थी। तभी उसका छोटा भाई रूम के अंदर आकर कहता है, दीदू पापा आ गए हैं, पापा ने तुम्हें नीचे बुलाया है। ये सुन रूहानी अपने मन में कहती है, लगता है आज पूरा दिन मुझे डांट से ही पेट भरना पड़ेगा। अपने मन में इतना कहने के बाद वो उठ जाती है और अपने छोटे भाई आदित्य के साथ बाहर आ जाती है। तभी रूहानी के पिता ऋषि कहते हैं, मेरे पास आकर बैठो। तो रूहानी चा अपने पिता के बगल में बैठ जाती है। तभी ऋषि कुछ कहने को थे, पर रूहानी पहले ही कह पड़ती है, पापा मेरी गलती नहीं है, सारी गलती उस अड़ियल अयांश की है और टीचर का। सर ने हम सबको लेट जाने के लिए पनिश किया, पर उसे नहीं। इस बात को सुन ऋषि एक गहरी सांस भरता है। वहीं रूहानी की माँ सुहानी गुस्से में चिल्लाने कर कहती है, रूहानी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है, अगर दोबारा। पर इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी ऋषि कह पड़ते हैं, सुहानी शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। अपनी पत्नी से इतना कह ऋषि अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम गलत हो, पर बेटा कभी कभी हमें शांत रहना चाहिए और अयांश सर बहुत अच्छे हैं। रूहानी के पिता अयांश को सर इसलिए कहते हैं क्योंकि रूहानी अयांश के पिता के कंपनी में ही काम करते थे। इस बात को सुन रूहानी उदासी भरे आवाज़ में कहती है, पापा हम लोग उसकी तरह अमीर नहीं हैं, इसलिए बस हमें चुप रहना चाहिए। पर आपने ही कहा था ना, जहाँ तुम गलत होता देखो वहाँ स्टैंड लो। ये सुन उसके पिता अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख कहते हैं, पर गलती तो तुम्हारी भी थी ना, तुम स्कूल लेट जाती हो, ऊपर से आज टीचर के सामने मिसबिहेव भी की। टीचर पार्शलिटी कर रहे हैं तो करने दो, वो तो गलत कर रहे हैं, पर तुम भी तो गलती कर रही हो ना। अपने पिता की बातों को सुन रूहानी अपने चेहरे को झुकाकर कहती है, पापा अब मैं लेट गई तो मैं शांति से पनिशमेंट ले लूँगी। इस बात को सुन उसके पिता उसके कान को पकड़ कहते हैं, पर टाइम से स्कूल नहीं जाओगी। ये सुन रूहानी दर्द से कराते हुए कहती है, आह पापा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं टाइम पर जाना चाहती हूं, पर ये बस वाले लेट कर देते हैं। ये सुन उसके पिता उसका कान छोड़ देते हैं। फिर कुछ देर तक खामोश रहने के बाद कहते हैं, तुम्हें लोकल बस से अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूल जाकर तुम्हारे लिए स्कूल बस के लिए अप्लाई कर दूंगा। ये सुन रूहानी झट से कहती है, बिल्कुल नहीं पापा, बस फीस बहुत ज़्यादा है और कौन सा हाई पनिशमेंट मिलता है, बस दौड़ना ही तो रहता है और आपको पता है मुझे दौड़ना कितना पसंद है। वैसे भी स्पोर्ट्स डे आने वाला है और इसी वजह से तो मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है। ये सुन उसके पिता अफसोस से अपने सिर को हिला देते हैं। फिर सभी रात के डिनर के लिए चले जाते हैं। रूहानी के पिता मैनेजर पोस्ट में थे। उनकी सैलरी कम नहीं थी, पर उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी। रूहानी के पिता ऋषि अपने बड़े भाई और भाभी के जाने के बाद उनके बेटे विहान का पूरा जिम्मेदारी खुद पर लिए थे। वो अभी फॉरेन के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। विहान के पिता हमेशा अपने बेटे का हर सपना पूरा करना चाहते थे और ये बात ऋषि को बहुत अच्छे से पता था। अपने भाई के अंतिम संस्कार के वक्त ऋषि ने वादा किया था वो अपने भाई के बेटे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं होने देंगे और उसे हमेशा बेस्ट चीज़ें ही देने की कोशिश करेंगे। जब ऋषि को पता चला था विहान फॉरेन के एक कॉलेज में पढ़ना चाहता है, पर वो अपने छोटे पापा पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए वो ये बात नहीं बताता था। पर ऋषि को ये बात जब पता चली तो वो उसे उसके स्टडी के लिए फ़ॉरेन भेज दिए और फ़ॉरेन में पढ़ाई करने का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था और ये बात रूहानी अच्छे से जानती थी और वो अपने बड़े भाई विहान से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी हर वो कोशिश करती जिससे वो उसके पिता पर उसका कोई बर्डन ना हो और उसके बड़े भाई को भी वो सब मिल सके जो वो चाहता है। वहीं दूसरी तरफ साइसा अपने भाई के रूम के पास जा दरवाज़ा नॉक करती है तो साहिल दरवाज़ा खोल अपनी बड़ी बहन को देखता है तो सवाल करता है, क्या हुआ, तुम अभी इस वक्त क्या करने आई हो। सवाल सुन साइसा कह पड़ती है, तुम अपनी बड़ी बहन से सवाल कैसे कर सकते हो, मेरा जब मन करेगा मैं आऊँगी और तुम मुझसे छोटे हो
तो बिना सवाल किए मुझे अंदर आने दो, बस जगह दिया करो। ये सुन साहिल शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, बड़ी होने का घमंड मत दिखाओ, नहीं तो मैं भी घर पर सबको बता दूंगा मेरी बड़ी बहन बिजनेस ट्रिप के बहाने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती रही है। ये सुन साइसा कह पड़ती है, जाओ बता दो, जब सबको पता चलेगा मेरा बॉयफ्रेंड कुणाल है तो कोई कुछ नहीं कहेगा बल्कि खुश होगा। ये सुन साहिल अपने वही मुस्कान के साथ कहता है, सोच लो, अगर मैं ये बता दूं शादी से पहले ही तुम कुणाल भाई के साथ एक रूम शेयर की हो तब क्या होगा। ये सुन साइसा घूरकर अपने भाई को देखती है, फिर अपनी उंगली को अपने भाई की तरफ पॉइंट कर कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा टाइम आने दो। इतना कहने के बाद वो मुड़कर जाने को थी, पर फिर रुककर अपने चेहरे को मोड़ कहती है, स्कूल में पीहू का ख्याल रखा करो, आज जैसे उसे पनिशमेंट मिला दोबारा बस उसे मिलना नहीं चाहिए। ये सुन चिड़े हुए आवाज़ में साहिल कहता है, मैं उसका बेबी सीटर थोड़ी हूँ जो मैं उसका ख्याल रखूँ। इतना कह वो दरवाज़ा बंद करने को था, पर फिर रुक कर कहता है, पर फिर भी दोबारा उसे मैं कोई पनिशमेंट मिलने नहीं दूंगा। इतना कह वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। वहीं शाइसा के होठों पर मुस्कान छा जाता है। उसे हमेशा से लगता था पीहू और उसका भाई एक बेस्ट कपल हो सकते हैं, पर पीहू उसके भाई में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी और उसके भाई का रिएक्शन शाइसा को समझ ही नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े और महंगे इलाके में बना वो आलीशान फ्लैट, जिसकी पूरी डेकोरेशन डार्क ब्लैक और ग्रे कलर में थी। दीवारों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ ब्लैक ग्रे शेड्स में सजा हुआ था, जिससे फ्लैट बहुत एलिगेंट और लग्जरी लग रहा था। मॉडर्न सोफ़ा, ग्लास टेबल, हल्की ग्रे लाइटिंग, सब कुछ परफेक्ट था। बाहर से देखने पर वो जगह किसी अमीर इंसान की पसंद साफ दिखाती थी, लेकिन उस खूबसूरती के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। फ्लैट जितना स्टाइलिश और महंगा लग रहा था, उतना ही अंदर से डरावना भी, जैसे वहाँ कोई रहता तो है पर फिर भी खालीपन महसूस होता हो। वहाँ के सोफ़े पर अयांश लेटा हुआ था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो अपनी आंखें हल्की सी खोल टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठा स्क्रीन पर अपने डैड का कॉल आता देखता है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं और वो कॉल उठा अपने कान से लगा अपने कोल्ड आवाज़ में कहता है, किस लिए आपने कॉल किया है। सवाल सुन अयांश के डैड शिव कहते हैं, क्या अपने ही बेटे को कॉल करने के लिए मुझे कोई रीज़न चाहिए। इस बात को सुनते ही एक कोल्ड मुस्कान अयांश के होठों पर लहर आती है और वो अपने कोल्ड आवाज़ में कहता है, ओह आपको याद भी है, मैं आपका बेटा हूँ। वैसे आज अपने बेटे का याद कैसे किया। अयांश की बातों को सुन शिव कहते हैं, अयांश मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। ये सुन जो अभी शांत टोन में कोल्ड तरीके से बात कर रहा था वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, आप चाहते हो मैं उस जगह पर जाऊं और देखूं कैसे वो औरत जो मुझसे 5 साल बस बड़ी है उसे आप मेरी माँ की जगह दे दिए हो। इतना कह वो गुस्से में अपने फ़ोन को सामने टेबल पर रख फूलदान को झटक देता है, जिससे वह ज़मीन पर जाकर चूर चूर हो जाता है। तभी अयांश वापस गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मेरी मॉम को मरे बस 1 साल हुआ है ठीक से, और आप कम उम्र की लड़की को खुद के लिए लेकर आ गए। डैड आखिर मेरी मॉम आपके लिए थी क्या, कैसे आप मेरी मॉम को इतनी जल्दी भूल सकते हैं। इतना कह वो गुस्से में कॉल को कट कर फ़ोन को ज़मीन पर फेंक देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।